हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 9th नेचुरल साइंस का जो एग्ज़ाम है आपका, उसकी आंसर की को डिस्कस करेंगे। टर्म 2 2021-22, ठीक है। इसकी आंसर की हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए, इसमें जो है आपको 3 सेक्शन दिए गए हैं, ABC, और टोटल 15 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, एंड 2 केस बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके 4 मार्क्स के हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज। तो इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है बताना है। तो देखिए, नंबर ऑफ यहाँ पे 207 ये क्या है, ये एटॉमिक मास है, ठीक है, परमाणु भार है। और 82 क्या है, ये जो है एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या हो जाएंगे, जितना परमाणु क्रमांक है उसी के बराबर हो जाएंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, ए यानी परमाणु भार में से हम परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे 125, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड एटम हैज़ बोथ ऑफ देम बट वाई देयर इज़ नो चार्ज ऑन इट। एटम के अंदर दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी, लेकिन एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता। तो देखिए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, सो दे बैलेंस ईच अदर, इसीलिए कोई जो है चार्ज नहीं होता, कोई आवेश उसके ऊपर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज एटम्स ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, एल्यूमिनियम इन ऑर्डर ऑफ। तो डिक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे इसको करना है। एटॉमिक मास अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का होता है, फिर सोडियम का, फिर हीलियम का और फिर हाइड्रोजन का। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से आप देख सकते हो किसका कितना है। एटॉमिक नंबर, इंक्रीज बेस पे एटॉमिक नंबर लिखना है। तो देखिए, सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का, फिर सोडियम एंड फिर लास्ट में एल्यूमिनियम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन जो है इसमें पेयर ऑफ आइसोटोप आपको बताना है समस्थानिक का युग्म। तो जिसका एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है, तो वो जो है पेयर होते हैं। तो इसमें XX जो है ये पेयर हो जाएगा, 84 वाला, ये वाला। अगला है, डू आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, वाई। तो बिल्कुल आइसोटोप जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होती हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो समान होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेंगू को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, वाई पेनिसिलिन कैन नॉट बी यूज टू क्योर डेंगू। देखिए, डेंगू जो है वो वायरस से कॉज होता है और पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती हैं उन्हीं पे काम करती हैं, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बी जो पार्ट दिया गया है, एक नंबर के हैं तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। बी है, हाउ डेंगू फीवर स्प्रेड इन द कम्युनिटी। डेंगू फीवर कैसे स्प्रेड होता है, तो डेंगू फीवर होता है एडीज स्पीसीज मॉस्किटो के कारण। डेंगू वायरस जो है वो स्प्रेड होता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज स्पीसीज मॉस्किटो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डेंगू वायरस जो है, डेंगू का जो मच्छर है वो काट लेता है, जिससे कि ये स्प्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ विच वन इज़ मोर हार्मफुल, एक्सप्लेन। तो कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, एंड विच वन इज़ मोर हार्मफुल। तो क्रॉनिक इज़ मोर हार्मफुल एज इट हैव लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन पीपल हेल्थ, ठीक है। तो जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि वो ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट डालती हैं हेल्थ पे। हाउ कैन वी प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो एक दूसरे से नहीं फैलती, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे, टबैको का यूज़ कम करके, हेल्दी डाइट लेकर, फिजिकल एक्टिविटी करके, अल्कोहल का यूज़ ना करके, ठीक है, हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट से हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 10 किलोग्राम का रोबोट है जो मंगल ग्रह पर भेजा जाता है, और मंगल ग्रह जो है मार्स पर, उसकी जी की वैल्यू क्या है 3.70। तो आपको मास और वेट बताना है उसका, मार्स और अर्थ पे। यहाँ पे हमें वेट निकालना है, तो वेट कैसे निकालेंगे, W = mg। m का हमें दे रखा है 10 और g है हमारे पास 10, तो कितना आ गया 100 न्यूटन। इसी तरह वेट निकालेंगे हम मार्स पे, तो m है 10 और g है 3.7, तो आ जाएगा 37 न्यूटन। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक जो एक्सपेरिमेंट होता है, 2 बॉल हैं A और B, सेम साइज़ और सेम मास की हैं, ऊपर से गिराई जाती हैं। एक जो है A वो पोल से गिराई जाती है और B जो है वो इक्वेटर से गिराई जाती है। तो कौन सी ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी, क्यों। तो जो पोल पे है वो ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी, क्योंकि पोल पे जो G होती है वो जो है ज़्यादा होती है,
ठीक है, क्योंकि जो पोल की डिस्टेंस है सेंटर से वो कम है इक्वेटर की बजाय, जिसकी वजह से यहाँ पे जी ज़्यादा होगी और इक्वेटर पे जी कम होती है, इसीलिए। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। और जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही जी जो है वो कम होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको दिया हुआ है कि देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि आपको और में दे रखा है क्वेश्चन। ये देखिए, ये तो 7 हो गया, उसके और में ये यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू कैपिटल जी की और स्मॉल जी में से किसकी हो सकती है? तो स्टूडेंट्स, जो कैपिटल जी और स्मॉल जी है उसमें जीरो वैल्यू केवल स्मॉल जी की हो सकती है, कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है 6.67 इंटू 10⁻11। एंड सेकंड जो पार्ट है, विल द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर बी सेम और डिफरेंट, गिव रीज़न। अर्थ एंड सन, अर्थ एंड मून। तो इसमें देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो अर्थ एंड सन के बीच में क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सन का जो मास है वो क्या है? वो ज़्यादा है। क्लियर? क्योंकि जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो अर्थ और सन का जो जो मास है, सन का मास वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू भी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या रहेगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे ज़्यादा रहेगा अर्थ एंड सन का। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी जो आपको दिया गया है, जिसमें आपके हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये आपको दिया गया है हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन है, और यहाँ पे दिया गया है आपको इंग्लिश मीडियम में, और इसमें भी और आपको दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जिज्ञासा टुक 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इन अ कंटेनर, और ज्ञान जो है वो लेता है 5 मोल ऑफ ओजोन गैस। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ मोल सेम है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये ओजोन है, इन अनदर कंटेनर ऑफ सेम वेट। विच कंटेनर इज़ हैवियर बाय हाउ मच। तो कौन सा कंटेनर जो है क्या होगा? हैवी होगा किससे, कितना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम दोनों कंटेनर का मास निकाल लेंगे। तो मास निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलिकुलर मास जो होता है। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास 5 थे, 32 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 32 से, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है तो 16 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। तो इसका आ गया 160 ग्राम, और इसमें आ जाएगा मास दे रखा है n इंटू एम, तो 5 इंटू 48 360 ग्राम जो है इसका आ जाएगा ओजोन का। तो ओजोन गैस का जो कंटेनर है वो हैवियर होगा 200 ग्राम से। ठीक है, 200 ग्राम ज़्यादा भारी होगा किसका? ओजोन गैस का। ये हो जाएगा। हाउ मैनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन इट्स 0.5 मोल। तो कितने होंगे? हाउ मैनी एटम ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन 0.5, यानी आधा मोल है। अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो देखिए, एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 0.5 में क्या हो जाएगा? ये हाफ हो जाएंगे। तीसरा, एक केमिस्ट नीड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट हिज एक्सपेरिमेंट। 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, बट ही हैज़ अ डिवाइस दैट कैन मेज़र ओनली इन मोल। तो इसके पास जो डिवाइस है उसमें केवल वो मोल से मेज़र कर सकता है। हाउ मैनी मोल ही शुड टेक टू कंप्लीट हिज एक्सपेरिमेंट। तो कितने मोल उसको लेने होंगे? तो ऑक्सीजन एटम जो है वो 16 ग्राम उसका एटॉमिक मास होता है, जो कि 1 मोल के इक्वल होता है। अब उसको लेने हैं 8 ग्राम, तो वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/16 इंटू 8 कितना हो जाएगा? ये हाफ मोल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का और में जो दिया गया है, मेंशन द आयंस प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड। आयंस जो दिए गए हैं MgCl2, MgCl2 इसमें हो जाएगा आपका मैग्नीशियम आयन। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, इसमें मैग्नीशियम आयन कटायन है और क्लोराइड आयन है। इसमें Al3 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। सोडियम नाइट्रेट है तो Na+ है और NO3 नेगेटिव है। तो ये जो है इसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं। इसी में अब 9th क्वेश्चन है, ये इसका सेकंड और का पार्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है कि देखिए, स्टडी द केमिकल रिएक्शन आपको दी गई है, A एंड B रिएक्टेड टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको किया हुआ है सॉल्व, यहाँ से देख सकते हो। एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, तो आपको बताना है कि क्या जो ये केमिकल रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको फॉलो करता है या नहीं करता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो A+B = क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये रिएक्टेंट है और ये तीनों प्रोडक्ट हैं, तो दोनों तरफ का मास जो है वो बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5.3 + 6 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11.3 11.3 ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इसको फॉलो करता है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्नट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड।
24 ग्राम जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया जाता है तो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। व्हाट मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी फाउंड, अगर 3 ग्राम जो मैग्नीशियम है वो अगर 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया जाए तो कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 24 और 16 जो है 8 के मल्टीपल हैं, 8 इंटू 3, क्योंकि हमें 3 ग्राम मैग्नीशियम दिया गया है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। देखिए 24 जो है वो 16 से कर रहा है तो एक किससे करेगा 16/24 और 3 ग्राम किससे करेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे। यहाँ से हम कर निकाल सकते हैं 8 2 जा तो यानी 2 ग्राम आ गया केवल ऑक्सीजन। तो केवल 2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करेगा 3 ग्राम मैग्नीशियम, बाकी 18 ग्राम जो है वो अनयूज्ड रह जाएगा। ठीक है, 18 ग्राम ऑक्सीजन अनयूज्ड रहेगा और 5 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो दिया गया है आपको यहाँ पे जो है फॉर्मूले आपको लिखने हैं इनके। ठीक है, जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होगा ZnSO4, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रहेगा। ठीक है, AlOH होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम कार्बोनेट का रहेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3। तो ये तीनों इसके फार्मूले रहेंगे। यहाँ से आप मैच कर सकते हो कि आपने ठीक किया है नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको जो है यहाँ पे दिया गया है केमिकल फार्मूला। ठीक है, राइट द केमिकल नेम। देखिए जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा हो चुका है। अब इसमें जो आपको दिया गया है नेक्स्ट देखिए, राइट द केमिकल नेम एंड कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। तो केमिकल नेम लिखने हैं। H2CO3 क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका मास 62U हो जाएगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका मास 34U हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसका मास आपका 120U हो जाएगा। तो हमने जितने मोस्टली क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे, हमने चैप्टर 3, 4 के ग्रेविटेशन के, वर्क एनर्जी के लगभग मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से कवर हुए हैं जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। ठीक है, वहीं से मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से कराए थे, तो वहाँ से काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है। अगर जिन बच्चों ने वीडियो देखी है तो उनको वहाँ से ज़रूर जो है हेल्प मिली होगी। उसके बाद देखिए 3 जो तत्व हैं वो दिए गए हैं, यहाँ से करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं XYZ के, जिनका मास नंबर दिया गया है 11U, 18U, 31U रिस्पेक्टिवली इज गिवन बिलो। आपको बताना है इसमें कौन सी जो है मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। तो देखो इसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 3 है, इसकी 2 6 है और इसकी 2 8 5 है। अगर हम देखें तो इनमें जो है मेटल और नॉन मेटल ये तीनों ही क्या है नॉन मेटल हैं, क्योंकि देखिए इसके पास ये बोरॉन है क्लियर, ये जो है आपका ऑक्सीजन है और ये फॉस्फोरस है, तो तीनों ही क्या है नॉन मेटल हैं। अब नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे। तो X में 3, Y में 6 और Z में 5। क्लियर। उसके बाद जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप लिख दोगे दैट इज़ फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G एंड यानी मास प्रोडक्ट ऑफ देयर मास इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन लिखनी थी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन आपको लिखनी थी। ठीक है, बी दिया गया है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम इफ़ केप्ट 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जी की वैल्यू आपको दी गई है, तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे F=G/mm/r²। जी की वैल्यू हमें दी गई है, mm हमें 2 × 4 दिया गया है डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 58.36 × 10⁻11। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर आप एक वॉल को पुश करते हो एक फोर्स के साथ, लेकिन वॉल जो है मूव नहीं करती है, तो कितना क्या आपने उस सिचुएशन में कोई काम किया है। तो बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो कोई काम भी नहीं हुआ। तो नो आंसर आ जाएगा एज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड, अमाउंट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर वेइंग 10 किलोग्राम फ्रॉम ए वेल ऑफ डेप्थ 20 मीटर। तो वर्क डन निकालना है, तो W = यहाँ पे क्या हो जाएगा mgh करके हम निकाल देंगे। m हमारे पास 10 है, g हमारे पास 10 है, h हमारे पास 20 दिया गया है, तो आंसर आ जाएगा -2000 जूल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ बैटरी। बैटरी में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो केमिकल एनर्जी होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। नाउ सेक्शन C जो हमें दिया गया है केस बेस्ड जी क्वेश्चन है। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो ड्यूरिंग ए डिस्कशन, तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, तो जो आपको जिनके आंसर आपको बताने हैं।
पहला क्वेश्चन है हाउ डज़ द टीचर वांट टू एक्सप्लेन टू द क्लास थ्रू दिस चार्ट। क्या एक्सप्लेन करना चाहती है टीचर्स। अगर आप देखें तो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे स्प्रेड करती हैं, ठीक है, जो संचरणीय रोग होते हैं वो कैसे करते हैं वो दिया गया है। तो यहाँ पे टीचर बताना चाहता है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या संचरणीय रोग हैं वो कैसे फैलते हैं। दूसरा है नेम टू डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो देखिए टीबी, कोविड-19 ये फैलते हैं, कॉमन कोल्ड है ये फैलते हैं। उसके बाद एक पर्सन जो है वो HIV एड्स से सफ़र कर रहा है, दूसरा TB से सफ़र कर रहा है। ऑफ दिस 2 पर्सन हु इज़ मोर प्रोन टू अदर डिजीज़। तो कौन सा जो है अदर डिजीज़ से ज़्यादा प्रोन होगा। तो इसमें क्या रहेगा कि HIV एड्स ये एक सिंड्रोम है, क्लियर, ये एक डिज़ीज़ नहीं है और ये इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। तो इसमें किस तरह से जो है HIV एड्स वो इम्यूनिटी को डाउन करता है जिससे कि अदर डिजीज़ होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो ये आंसर आप लिख देंगे HIV एड्स इज अ सिंड्रोम विच रिड्यूस द इम्यूनिटी एंड गेट मोर प्रोन टू अदर डिजीज़। उसके बाद है एज यू नो स्कूल हैव जस्ट ओपन। स्कूल खुल चुके हैं पेंडेमिक के बाद, तो क्या प्रिकॉशन लेंगे आपके स्कूल में इन्फेक्शियस डिजीज़ ना फैले। तो मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हैंकी का यूज़ करेंगे छींकते खांसते समय। ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि जो है 30 मीटर ऊंचाई पर एक बिल्डिंग है 30 मीटर ऊंची, 20 किलोग्राम स्टोन जो है ए पॉइंट पे रखा गया है। अब इस स्टोन को फिर नीचे गिराया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी दिस स्टोन पोसेस एट पोजीशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh। तो m मास जो है 20 हो जाएगा, ठीक है, g जो है 10 हो जाएगा और हाइट कितनी है 30 मीटर हाइट है। तो आंसर हमारा 6000 जूल आ जाएगा। बी एट विच पोजीशन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज मैक्सिमम। तो ए पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और बी पे जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड। तो वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए जब ये ग्राउंड पे नीचे आएगा तो उस समय क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 6000 है। तो यानी जब ये बिल्कुल ग्राउंड के पास होगा तो ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 6000, इसको इसका इक्वल पुट करके v स्क्वेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 24.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत इजी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, उसको ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट इज़ मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जो फ्रीली ऊपर से गिराया जाता है, ओनली जो है केवल ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस यहाँ से मैच कर लिए हैं और आपको क्लियर हो गया है कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने इसमें कितना स्कोर किया, ठीक है। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आगे अभी जो आपके एग्ज़ाम होने हैं SST के, इंग्लिश के, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।